साथियों गुड इवनिंग। मैं आयुष कुमार एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इसी के साथ में आज का टेस्ट भी हमारा कंप्लीट होता है और ये इसका वीडियो सॉल्यूशन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। तो जल्दी से जिस किसी ने भी अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और आपका कल जो है आपका मनोविज्ञान का टेस्ट भी आयोजित होने जा रहा है। जिस किसी को पता नहीं है वो सभी एक बार टाइम टेबल को ज़रूर देख लें। इसमें वीडियो उपलब्ध हैं। मैथमेटिक्स की सीरीज़ चालू हो गई हैं। मैथमेटिक्स वालों की भी जो है मैंने सीरीज चालू करवा दी हैं। बाकी फिर भी आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। और इसी के साथ देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। निम्न में से सत्य कथन है। इसमें से हमको बताना था कि सत्य कथन क्या था। मक्का एक द्विवर्षीय पादप है। मक्का एक द्विवर्षीय पादप है। इसके बाद में देखते हैं क्या है ऑप्शन नंबर बी। प्याज, पत्ता गोभी, गाजर अर्धवार्षिक पादप हैं। क्या प्याज जो है, पत्ता गोभी जो है, गाजर जो है, क्या यह अर्धवार्षिक पादप है क्या? बोलिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ज्वार एक बहुवर्षीय पादप है। तो ज्वार आपका बहुवर्षीय पादप नहीं है। तो इसमें सभी कथन गलत होंगे। सभी कथन क्या होंगे? गलत होंगे। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पर सही होगा। क्योंकि जो है मक्का आपका द्विवर्षीय पादप नहीं होता है। मक्का होता है आपका एक वर्षीय पादप। क्या? एक वर्षीय पादप होता है आपका मक्का। इसी के साथ जो है आपके प्याज, पत्ता गोभी, गाजर अर्धवार्षिक पादप नहीं होते हैं। यह होते हैं आपके द्विवर्षीय पादप। क्या? द्विवर्षीय पादप होते हैं प्याज, पत्ता गोभी और गाजर। ज्वार जो होता है आपका बहुवर्षीय पादप नहीं होता। क्योंकि कभी आपने देखा है कि ज्वार का पौधा क्या जीवन पर्यंत चलता रहता है क्या? बहुत लंबे टाइम तक, हाँ, बहुत समय तक जीवित रहता है क्या? नहीं रहता है। यह क्योंकि एक वर्षीय पादप होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सभी के सभी जो है आपके कथन क्या होंगे? गलत होंगे। यही बात क्या है? सच है। क्या है? सच है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से सत्य कथन आपको यहाँ पर बताना है। वे पादप जो क्षैतिज दिशा में वृद्धि करते हैं क्रीपर कहलाते हैं। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। वल्लरी पौधों के उदाहरण तरबूज, खरबूजा, ककड़ी इत्यादि हैं। क्लाइंबर पादपों के उदाहरण मटर, करेला, तुरई नहीं है। उपर्युक्त सभी कथन यहाँ पर सत्य हैं। तो आपको बताना था यहाँ पर सत्य कथन। तो देखते हैं क्लाइंबर पादप। क्लाइंबर का मतलब क्या होता है? आरोही। क्या इंग्लिश वर्ड भी आपको याद होने चाहिए। क्लाइंबर का मतलब होता है आरोही। पादप के उदाहरण मटर, करेला, तुरई नहीं है। तो ये तो हैं भाई साहब। मटर, करेला, तुरई जो है आपके क्लाइंबर पादप के उदाहरण हैं। क्योंकि जो है यह प्रतान के कारण ये ऊपर की ओर इसमें प्रतान जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं जिसके सहारे जो है पौधे ऊपर की ओर चढ़ जाते हैं। वल्लरी पौधों के उदाहरण तरबूज, खरबूजा, ककड़ी हैं। तो दोस्तों यहाँ पर तरबूज और खरबूजा तो बिल्कुल सही है क्योंकि ये वल्लरी पौधों के उदाहरण हैं। और वल्लरी पौधों को बोला जाता है क्रीपर्स। क्या बोला जाता है? क्रीपर्स बोला जाता है। तो ये ककड़ी जो है ना आपकी, ये ककड़ी आपकी जो है इसने लोचा करवा दिया है। यहाँ पर ककड़ी ने लोचा करवा दिया है क्योंकि ककड़ी जो है आपकी आरोही पौधों का उदाहरण है। इसी के साथ में जो ये आपकी फर्स्ट नंबर का ऑप्शन था यह क्या है? पादप जो क्षैतिज दिशा में वृद्धि करते हैं। बिल्कुल यही आंसर सही होगा। वो क्रीपर्स ही कहलाते हैं, वो वल्लरी पौधे ही कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। क्योंकि आपने देखा होगा तरबूज, खरबूजा के जो पादप होते हैं वो कभी ऊपर नहीं चढ़ती हैं इनकी बेलें छत पे। और इनकी जो बेल वगैरह होती हैं वो ज़मीन पर ही क्षैतिज रूप में वृद्धि करती हैं। यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं हम लोग। तो यह क्वेश्चन बड़ा प्यारा है। निम्न में से द्वितीयक वृहद पोषक तत्वों में सम्मिलित तत्व नहीं है। द्वितीयक जो है वृहद पोषक तत्वों में
कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं होगा आपका? इसका सही आंसर जो है आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या होने वाला है यहाँ पर, जल्दी से इसका सही आंसर आप लोग बताएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। तो द्वितीयक पूछा है ना, द्वितीयक पूछा है आपको यहाँ पर, इनमें से नहीं पूछा है तो क्या नहीं होगा? तो आपका कैल्शियम भी द्वितीयक पौधों में, द्वितीयक वृहद पोषक तत्वों में आता है। बिल्कुल आता है भाई साहब कैल्शियम तो, ठीक है, कैल्शियम तो बिल्कुल सही है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम भी आता है। पोटेशियम नहीं आता है, पोटेशियम जो है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है आपका। पोटेशियम किस में आता है आपका? प्राथमिक पोषक तत्वों में। तो प्राथमिक पोषक तत्व के लिए इसे याद रखना, NPK, नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटेशियम, ऐसे याद रखना प्राथमिक को। और द्वितीय को याद रखना CAMGS, CAMGS। द्वितीयक जो वृहद पोषक तत्व हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, जिसे कहा जाता है गंधक। इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। निम्न में से कीटभक्षी पादप के संबंध में सत्य कथन है। निम्न में से कीटभक्षी पादप के संबंध में सत्य कथन कौन सा होगा यहाँ पर? तो जल्दी से इसको हम सॉल्व करते हैं। पहला ऑप्शन है, यह पादप दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि दलदली क्षेत्रों में ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है, आपकी नाइट्रोजन की कमी होती है। क्या? नाइट्रोजन की कमी होती है, यह बात आपको ध्यान में होनी चाहिए। इसी के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह कीटों का पाचन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने हेतु ताकि CO2 की आपूर्ति हो सके। क्या यह बात सही है क्या? बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की किसी प्रकार की आपूर्ति की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर नाइट्रोजन की आपूर्ति की ज़रूरत के लिए यह क्या करते हैं? कीटों का भक्षण यहाँ पर करते हैं। इसी के साथ देखते हैं कीटभक्षी पौधों के उदाहरण ड्रोसेरा, डायनासोर, यूट्रिकुलेरिया। तो यहाँ पर भी आपका डायनासोर इसका उदाहरण नहीं होगा, तो यह भी गलत होगा, क्योंकि जो है ड्रोसेरा, डायोनिया, यूट्रिकुलेरिया यह जो है कीटभक्षी पादपों के उदाहरण में आते हैं। तो उपयुक्त सभी कथन यहाँ पर सत्य नहीं होंगे, उपयुक्त सभी कथन यहाँ पर सत्य नहीं होंगे। यहाँ पर जो बात सही है इनमें से कोई नहीं, क्या? इनमें से कोई नहीं ही इसका सही आंसर होने वाला है। यह बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, क्योंकि यहाँ पर कीटों का पाचन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए थोड़ी किया जाता है, हाँ, यह तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर ई जो यहाँ पर सही था। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइकेन के सहजीवन का एक प्रारूपिक उदाहरण है। लाइकेन का सहजीवन निम्न में से किन के साथ संपन्न होता है? तो देखते हैं इसके क्या क्या ऑप्शन हैं। जीवाणु, विषाणु, विषाणु कवक, शैवाल कवक, कवक जीवाणु, या फिर जीवाणु और शैवाल। तो जल्दी से इसका सही आंसर बताएंगे आप। आपको पता है कि लाइकेन जो है शैवाल और कवक के साथ में क्या करता है? आपका सहजीवन पूरा करता है। शैवाल और कवक के साथ में क्या करता है? अपना सहजीवन पूरा करता है। इस चीज़ को आप याद कर लेंगे, क्या? इस चीज़ को आप बिल्कुल याद कर लेंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। निम्न में से सत्य कथन है। कवक में क्लोरोफिल पाया जाता है, देखते हैं, परंतु शैवालों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। उपयुक्त दोनों कथन सत्य हैं या फिर दोनों कथन क्या है आपके गलत हैं? तो दोस्तों यहाँ पर सत्य बात पूछी थी और सत्य यह बात है कि दोनों कथन गलत हैं, क्योंकि यहाँ पर कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, परंतु शैवाल में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। और यहाँ दिया है नहीं, तो इसमें पाया जाता है, शैवालों में तो पाया जाता है और कवकों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसलिए दोनों कथन क्या होंगे? गलत यहाँ पर होंगे। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा आपके सामने है। निम्न में से सुमेलित कौन सा है?
सुमेलित बताना है आपको। देखते हैं क्या है इनमें से सुमेलित। क्या परजीवी एगेरिकस हैं? क्या परजीवी लाइकेन है? क्या आपका परजीवी यूट्रिकुलेरिया हैं? क्या परजीवी मोनोट्रोपा हैं? क्या परजीवी कुस्कुटा हैं? इनमें से कौन सा सुमेलित हैं? तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका एगेरिकस हैं, आपका जो एगेरिकस हैं, क्या वह परजीवी हैं? क्या आपका एगेरिकस परजीवी है क्या? जल्दी से बताएंगे। एगेरिकस क्या है? आपका मृतजीवी। क्या मृतजीवी होता है एगेरिकस? क्या होता है? मृतजीवी। और साथ में आपका जो आपका मोनोट्रोपा होता है यह भी क्या होता है? मृतजीवी होता है। अब बात करते हैं यूट्रिकुलेरिया की, तो यह होता है कीटभक्षी पादप। क्या कीटभक्षी पादप होता है यूट्रिकुलेरिया। लाइकेन की बात करते हैं तो लाइकेन जो होती हैं आपकी सहजीवी। क्या सहजीवी होती हैं आपकी लाइकेन? क्या होती हैं? सहजीवी होती हैं। आपका बचा क्या? परजीवी कुस्कुटा। बिल्कुल, कुस्कुटा परजीवी होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, कुस्कुटा के अंदर इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसलिए यह क्या करता है, दूसरे अन्य पादपों से अपना भोजन ग्रहण करता है। इसी कुस्कुटा को आपकी अमरबेल कहा जाता है। अमरबेल भी इसे ही कहा जाता है। इसी के बाद नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से सत्य कथन है, यह आपको बताना है। आम एक प्रकार का सरल फल है, क्योंकि इसमें एक से अधिक अंडाशय पाए जाते हैं। इसका सही कथन आपको चुनना है। और नीचे देखते हैं फिर क्या है। सहतूत एक संग्रहित फल है। सहतूत एक संग्रहित फल है, क्योंकि संपूर्ण पुष्प क्रम फल निर्माण में भाग लेता है। देखते हैं। और नेक्स्ट बात क्या है। स्ट्रॉबेरी एक पुंज फल है। स्ट्रॉबेरी क्या है? एक पुंज फल है। और जो यहाँ पर क्या पूछा है, पुंज फल का उदाहरण नहीं है, पुंज फल का उदाहरण नहीं है, और उपयुक्त सभी कथन गलत हैं। तो यहाँ पर आपको क्या बताना था? सत्य कथन बताना था। देखते हैं क्या बात सही है। आम एक प्रकार का सरल फल है। क्या आम एक प्रकार का सरल फल है? क्या तो बिल्कुल आम एक प्रकार का सरल फल है, और क्योंकि एक से अधिक अंडाशय पाए जाते हैं, यह बात क्या है? गलत है, क्योंकि सिर्फ इसमें एक ही अंडाशय पाया जाता है। क्या एक ही अंडाशय पाया जाता है? तो यह तो गलत थी। इसके बाद देखते हैं। सहतूत एक संग्रहित फल है। सहतूत एक संग्रहित फल है, तो यह बात, क्योंकि संपूर्ण पुष्पक्रम फल निर्माण में भाग लेते हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएंगे। और बिल्कुल यही बात क्या है? सही है। सहतूत एक संग्रहित फल है, क्योंकि इसका जो है संपूर्ण जो है पुष्पक्रम जो है फल निर्माण में क्या लेता है? भाग लेता है। और इसका एक उदाहरण और है, जो भी मैं आपको बता देता हूँ। कटहल। क्या कटहल भी इसी का उदाहरण है। यह बात भी सही, यह बात सही है। ठीक है, नीचे देखते हैं। स्ट्रॉबेरी एक पुंज फल का उदाहरण नहीं है। स्ट्रॉबेरी एक पुंज फल का उदाहरण होती है, और स्ट्रॉबेरी एक पुंज फल का उदाहरण है, इसलिए यह बात भी क्या हो गई? गलत, क्योंकि यहाँ नहीं था। तो उपयुक्त सभी कथन गलत नहीं हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सत्य कथन नहीं है। सत्य कथन कौन सा नहीं है भाई साहब, बताइए जल्दी से। सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेशिया। सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेशिया, बिल्कुल सही बात है। सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया, यह भी बात सही है। सबसे बड़ा बीज सिकोया डेंड्रोन गिगेटियम नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। सबसे बड़ा पुष्प जो है आपका, सबसे बड़ा बीज जो है आपका लोडोइशिया है। क्या लोडोइशिया, ये याद रख लेना। ये थोड़ा सा फैक्चुअल चीज़ें हैं, परंतु याद रखनी पड़ेगी, है ना। और छोटा, सबसे छोटा जो है आपका बीज आपका आर्किड का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से सत्य कथन है। सत्य कथन की बात कर रहा है। एक लिंगी पादप में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर से एक जनन अंग, दोनों में से एक जनन अंग उपस्थित होता है, और इसके उदाहरण है जैसे पिटूनिया और गुलाब। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। नीचे क्या है, तो नीचे है द्विलिंगी पादप में पुंकेसर तथा स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं, जैसे पपीता और ककड़ी। अच्छा, देखते हैं क्या होता है आगे।
और जो है आपके दोनों कथन सत्य हैं और दोनों ही कथन गलत हैं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या था मित्रों? यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग मेरे को बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ दोनों ही कथन गलत हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात सही है, परंतु पिटूनिया और गुलाब जो है आपके, पिटूनिया और गुलाब जो हैं वो हैं आपके द्विलिंगी पादप के उदाहरण, और पपीता और ककड़ी जो हैं आपकी वो हैं एक लिंगी पादप के उदाहरण। यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कायिक जनन का लाभ नहीं है। तो देखते हैं कायिक जनन का लाभ कौन सा नहीं है। यहाँ पर प्रश्न नंबर 11 में देखते हैं, इससे पादप कम समय में विकसित हो जाते हैं। यह बात तो सत्य है कि कायिक जनन में जो है पादप कम समय में विकसित होते हैं। इसके पादप से पुष्प एवं फल कम अवधि में प्राप्त होते हैं। यह भी बात सत्य है। इससे अनुवांशिकी समरूप पौधे उगते हैं। बिल्कुल सही बात है, एक जैसे ही जो है यहाँ पर पौधे उगते हैं, जिससे पैतृक लक्षण बदलते रहते हैं। यही बात गलत थी, इसका आंसर भी यही हो जाएगा, क्योंकि पैतृक लक्षण बदलते नहीं हैं, संरक्षित रहते हैं। क्योंकि जो है कायिक जनन में यहाँ पर साफ साफ कहा है समरूप पौधे उगते हैं, तो एक जैसे लक्षण रहेंगे ना। बिल्कुल सही बात है, संरक्षित रहेंगे जो है आपके पैतृक लक्षण। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में से एक पादप वृद्धि निरोधक हार्मोन है। जल्दी से इसका सही आंसर बता दो एक बार। ABB, ABA, BAB और ABC। तो इसका सही आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर ABA, इसकी फुल फॉर्म क्या होती हैं? एब्सिसिक एसिड। क्या? एब्सिसिक एसिड इसकी फुल फॉर्म होती हैं। एब्सिसिक अम्ल या फिर एब्सिसिक एसिड जो होता है वो एक पादप वृद्धि निरोधक हार्मोन होता है। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न, रंध्रों द्वारा विनिमय होता है जल वाष्प तथा गैसों का, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन तथा जल वाष्प का, या फिर निम्न में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, पूछा है रंध्रों के विनिमय के द्वारा। तो यहाँ पर जो है आपका रंध्रों द्वारा विनिमय होगा, आदान प्रदान होगा, तो जल वाष्प और गैसों का। बिल्कुल इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्न में से सत्य कथन है, पादपों की उपापचय क्रिया मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट पर आधारित होती हैं। पादपों में जलरंध्र पत्तियों में पाए जाते हैं। खाद्य पदार्थों का सहवन फ्लोएम द्वारा किया जाता है, या फिर उपयुक्त सभी। तो यह सभी कथन क्या है यहाँ पर? सत्य होंगे। सभी के सभी कथन यहाँ पर सत्य हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु स्राव देखा जाता है जब क्या होता है? जब क्या होता है आपका? शोषण अधिक होता है। बिल्कुल देखते हैं क्या होता है। शोषण अधिक होता है कि बिंदु स्राव में? नहीं होता है, गलत बात है यह तो। अधिक अवशोषण एवं कम वाष्पोत्सर्जन के कारण ही बिंदु स्राव देखा जाता है। बिंदु स्राव में यही देखा जाता है कि अधिक अवशोषण होगा और कम वाष्पोत्सर्जन होगा आपका। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण अधिक का इस पे कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, और विसरण अधिक नहीं होता है। तो बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है? तो दोस्तों इसका जो है सही आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन, सूर्य का प्रकाश, CO2 और जल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑक्सीजन की ज़्यादा उपस्थिति आवश्यक नहीं है, क्योंकि देखिएगा एक बार रिएक्शन देखते हैं, 6CO2 है ना, 6CO2 प्लस 12H2O से रिएक्शन होगी प्रकाश की उपस्थिति में। प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन होगी तो ऑक्सीजन तो आपकी क्या बनेगी? उत्पाद के रूप में बनेगी। तो इसकी कहाँ से आवश्यकता होगी? यह तो एक खुद ही उत्पाद हो जाता है। ग्लूकोज बनेगा, कार्बोहाइड्रेट बनेगा, ग्लूकोज बनेगा यहाँ पर, और क्या बनेगा? जल बनेगा। जल बनेगा आपका 6H2O, और क्या बनेगी आपकी? 6O2 बनेगी।
ऑक्सीजन बनेगी। तो ऑक्सीजन तो उत्पाद के रूप में बन रही है यहाँ पर, तो ऑक्सीजन की आवश्यकता उपस्थिति आवश्यक नहीं होती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, क्योंकि यह तो एक उत्पाद हो जाती है, इसको तो वो खुद रिलीज करता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है, मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत क्या है। जो मृदा द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है, कौन सा सिद्धांत होगा। संघनन, केशिका क्रिया, चूषण क्रिया या फिर अवशोषण सिद्धांत। तो इसका सही आंसर होगा, सॉरी चूषण क्रिया नहीं होगा, अवशोषण नहीं होगा, केशिका क्रिया बिल्कुल इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल बिंदुओं के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है। वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, बिंदु स्राव या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका सही आंसर बताएंगे। जल बिंदुओं के रूप में जल की हानि होती है, बिंदु स्राव इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा जो है। इसी के साथ प्रश्न संख्या 19 हम लोग देखने जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 19, निम्न में से पुष्प के मादा भाग को संगठित करते हैं। देखते हैं क्या है। वृत्तिकाग्र, अंडाशय, पुंकेसर। देखो पुंकेसर जो है यह मादा भाग का नहीं होता, ये नर भाग से संबंधित हैं। देखते हैं वृत्तिकाग्र, अंडाशय और वर्तिका, यहाँ पर भी पुंकेसर हैं, यहाँ पर भी पुंकेसर हैं, यानी कि यह तो गलत हो गए तीन तो, और यह ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। वर्तिकाग्र, अंडाशय और वर्तिका जो है पुष्प के मादा भाग को क्या करते हैं, प्रदर्शित यहाँ पर करते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में से प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में सत्य कथन नहीं है। इस प्रक्रिया में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। बिल्कुल सही बात है यह तो। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का उपयोग होता है। देखते हैं और जो है आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण में CO2 मुक्त होती है तथा O2 उपयुक्त होती है। यह बात सही है क्या? CO2 मुक्त होती है क्या? नहीं, तो ऑप्शन नंबर 3 ही यहाँ पर क्लियर आंसर सही होगा इसका, क्योंकि यहाँ पर CO2 मुक्त नहीं होती है, CO2 उपयुक्त होती है और O2 क्या होती हैं, मुक्त होती हैं। अभी रिएक्शन में भी मैंने आपको बताया था, बिल्कुल सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है सत्य नहीं है, बाकी तो सब ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 हो चुका है हमारा। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से सत्य कथन है। प्रकाशिक अभिक्रिया स्ट्रोमा में संपन्न होती हैं, अप्रकाशिक अभिक्रिया ग्रेना में संपन्न होती हैं। तो यहाँ पर दोनों ही बात गलत हैं, क्योंकि जो है प्रकाशिक अभिक्रिया जो होती हैं आपकी ग्रेना में होती हैं और अप्रकाशिक अभिक्रिया आपकी कहाँ पर होती हैं, स्ट्रोमा में होती हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रेनम क्षेत्र में पट्टिकाएं सिक्कों के ढेर की भांति एक दूसरे पर क्या होती है, व्यवस्थित होती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें कहा जाता है थैलेकोइड। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कुछ जीव पेड़ पौधे तथा जंतुओं को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, सर्वाहारी कहते हैं, क्योंकि पौधे और जंतुओं दोनों को भोजन में ग्रहण करते हैं। यह प्रश्न आपके रीट एग्ज़ाम में पहले पूछा जा चुका है, रीट एग्ज़ाम में। इसका सही आंसर आपको समझ आ गया होगा। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व नहीं होगा, तो कौन सा नहीं होगा आपका सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व? जिंक, मैग्नीज, मैग्नीशियम, मॉलिब्डेनम। जल्दी से इसका सही आंसर बताएंगे आप लोग। जो है यहाँ पर मैग्नीशियम आपका सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व नहीं होगा, क्योंकि जो है आपका मैग्नीशियम, अभी हमने बात की थी थोड़ी देर पहले, मैग्नीशियम कौन सा होता है, वृहत मात्रिक पोषक तत्व होता है, सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व नहीं होता। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक मृतोपजीवी पुष्पीय पादप है? देखते हैं कौन सा है, म्यूकर, माइकोराइजा, माइकोप्लाज्मा या फिर मोनोट्रोपा। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर
डी होगा, क्योंकि आपका मोनोट्रोपा जो है एक प्रकार का मृतोपजीवी भी है और एक पुष्पीय पादप भी है। मृतोपजीवी पुष्पीय पादप हैं, पुष्पीय पादप, क्या पुष्पीय पादप। ठीक है, 25 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 26 वाला। निम्न में से शीत आवासीय पौधे हैं, शीत आवासीय पौधे कौन से हैं भाई साहब, यहाँ पर जल्दी से आप बताएंगे मुझे कौन से शीत आवासीय पौधे हैं। तो देखते हैं, सोल्डेना, लाइकेन, वेलिसनेरिया। ऑप्शन नंबर ए सही है क्या? ऑप्शन नंबर ए सही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा कि आपका वेलिसनेरिया जो है वो शीत आवासीय पौधा नहीं है, वो जलीय पौधा होता है वेलिसनेरिया आपका। इसीलिए यहाँ पर जो है इसका सही उभयचारी होता है, सॉरी यह एक उभयचारी जो है पौधा होता है, वेलिसनेरिया उभयचारी है, इस वजह से नहीं होगा। और देखते हैं, खेजड़ी, डांडाथोर जो है आपके ये मरुदभिद्ध होते हैं, क्या मरुदभिद्ध पादपों में आते हैं ये खेजड़ी और डांडाथोर। हाइड्रिला आपका जलीय पादप होता है, हाइड्रिला आपका क्या होता है? जलीय पादप होता है जो पूर्णतः जल में डूबा होता है, इसलिए इसे जल निमग्न जो है पादप भी कहा जाता है। सोल्डेनेला ठीक है, वैसे शीत आवासीय होते हैं दोनों, सोल्डेना लाइकेन, यानी कि ये ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, उभयचारी पादप हैं, उभयचारी पादप हैं। अभी हमने बात की थी वेलिसनेरिया जो है उभयचारी हैं, परंतु हाइड्रिला जल निमग्न पादप है, उभयचारी नहीं है, जल निमग्न है, पूरे तरह जल में डूबा होता है। जलकुंभी हाइड्रिला, जलकुंभी जो है सतह पर तैरता है, जलीय पादप है पर सतह पर तैरता है, उभयचारी नहीं है, जल की सतह पर पाया जाता है जलकुंभी। इससे वाटर हाइसिंक रोग भी हो जाता है पानी के अंदर, जिससे क्या है जलीय जीवों में ऑक्सीजन की कमी होती है और जलीय जंतु इससे मरने लग जाते हैं। केवल हाइड्रिला, केवल हाइड्रिला तो हो नहीं सकता, क्योंकि यह तो क्या था जल निमग्न था, यानी कि केवल वेलिसनेरिया यहाँ पर सही आंसर है, वेलिसनेरिया। नेक्स्ट प्रश्न है इसी के साथ में, निम्न में से किस युग्म के पौधों में पुष्प नहीं पाए जाते हैं, अपुष्पीय पादप कहलाते हैं। मतलब कौन सा युग्म है? अमलतास, अमलतास और फर्म ये नहीं हो सकता, क्योंकि अमलतास जो एक पुष्पीय पौधा है बिल्कुल। फर्न और गुलमोहर, फर्न सही है, गुलमोहर सही नहीं है, क्योंकि यह भी क्या है एक प्रकार का पुष्पी है गुलमोहर। मास भी सही है, मास का पौधा जिसमें पुष्प नहीं होते हैं परंतु अमलतास में होते हैं, तो फर्न और मास इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सुमेलित नहीं है। मोटाई के आधार पर सबसे बड़ा पेड़ जो है सिकोया गिगेंटियम है, बिल्कुल ठीक है यह बात। तो लंबाई के आधार पर सबसे बड़ा जो पौधा है सफ़ेदा, जिसे यूकेलिप्टस बोला जाता है, यह भी ठीक है। सबसे बड़ा पुष्पीय पौधा वुल्फिया नहीं होता है, यह गलत बात है, क्योंकि सबसे छोटा होता है, तो यही सुमेलित नहीं है। सबसे छोटा पौधा जो होता है वुल्फिया का होता है, तो उपयुक्त सभी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 3 सही इसका आंसर होगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। और अभी तक भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक तो करना ही है, वीडियो को लाइक करने में कोई बुराई नहीं है, गलत बात नहीं है ये, है ना। तो यहाँ पर पूछा है रेशेदार मूल का उदाहरण नहीं है, तो गन्ना बिल्कुल रेशेदार मूल का उदाहरण है, यहाँ पर प्याज भी हैं, क्यों भी, परंतु नीम जो है आपका, नीम आपकी मूसला मूल का उदाहरण है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को बहुत बहुत आभार।